रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 6। अमेलिया विक्रमादित्य की बातें सुन अब चुप हो गई थी। विक्रमादित्य ने अमेलिया देखते हुए फिर से आगे कहा, अमेलिया, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है या नहीं है उससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताना चाहिए था ना। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें अभी तक ठीक से जान नहीं पाया हूँ। विक्रम उदास मन से विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर का नजारा देखते हुए फिर आगे कहा, अमेलिया, तुम मुझ पर भरोसा नहीं है ना। ये सुन अमेलिया और अमेली दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर अमेली आंखों से कह रही हो जैसे, जाओ जाकर जीजू को बताओ। अमेलिया अमेली की मन की बात जान गई कि वो भी अपने आंखों से शांत करते हुए विक्रमादित्य के पास आ गई और धीरे से उसका बाजू को पकड़ते हुए बोली, विक्रम, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से कोई भी परेशान हो और मेरे वजह से किसी को भी जान का खतरा बने, ये मैं नहीं चाहती थी। वैसे ये सच अमेली के अलावा किसी को भी नहीं पता था, और अब आपको। ये सुन विक्रम अमेलिया देखने लगा। ये देख अमेलिया फिर से कहने लगी, हाँ विक्रम, मेरे वजह से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। पता नहीं फ्यूचर में कितना दुश्मन बनकर मेरे सामने आएंगे, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं अपनी पावर का छुपाना चाहती थी ताकि मेरे फैमिली लोग पर कोई भी खतरा ना आए। आज अमेली के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब मेरे वजह से हुआ है। विवेक चोपड़ा, हम दोनों के बीच बहस हो गई थी, वो भी बेंगलुरु में। आज उसने मुझे समझकर अमेली को इतना कहकर चुप हो गई। ये बात अमेली और विक्रम दोनों सुनकर चुप थे, वो दोनों समझ रहे थे। विक्रम ने अमेलिया के पास जाकर उसे गले लगते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पावर क्यों है और कितने हैं, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम्हारे जान को खतरे में पड़े, ये मैं नहीं चाहता। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। दरवाजे की तरफ से एक आदमी की आवाज आई तो वे तीनों उस ओर देखने लगे। अमेलिया थोड़ी चौंक गई थी जब उसने देखा कि दरवाजे पर शिवम खड़ा है, तो वो विक्रम को देखने लगी। शिवम अंदर आते हुए बोला, डोंट वॉरी भाभी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे मैं एक सोल्डर हूँ, वादा कभी नहीं तोड़ता। उसकी बात सुन विक्रम और अमेलिया एक राहत की सांस ली। ठीक है, हम चारों में से कोई नहीं अमेलिया की सच का रिवील नहीं करेगा, विक्रम ने सख्ती से कहा। तो सब हाँ में सिर हिलाया और अमेली दोनों को देखते हुए बोला, और तुम दोनों जब भी बात करते हो ना, पहले आसपास देख लिया करो कि कोई तीसरा इंसान है तो नहीं जो आपके बात सुन रहा हो। विक्रम की बात सुन डॉन चुप हो गए। तभी शिवम अमेली की ओर देखते हुए पूछा, तुम कैसी हो अब? शिवम की बात सुन वो थोड़ी डर गई और धीमी आवाज में बोली, जी मैं ठीक हूँ। ये सुन शिवमन आगे कुछ नहीं ही पूछा, बस विक्रम और अमेलिया की ओर देखकर बोला, वैसे मैं आप लोगों को बुलाने आया था, आपको नीचे बुला रहे थे। ये सुन विक्रम और अमेलिया नीचे जाने लगे। अमेलिया नीचे जाते जाते अमेली को बोली, एमी तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अमेली कुछ नहीं बोली, बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। शिवम अमेली की ओर मुड़कर उसे देखने लगा जो सिर नीचे झुकाए बैठी हुई थी। तुम सच में ठीक हो ना? ये सुन अमेली बस नीचे सिर झुकाए ही हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम आराम करो, इतने कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन दोपहर के 2:30 समय सिटी हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम में विवेक चोपड़ा को गहरी चोट लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हुआ था। तभी उसी समय हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें विक्रम और अमेलिया दोनों बैठे हुए थे। अमेलिया को देखकर विक्रम ने कहा, क्या सच में ये कदम उठाने वाली हो? हाँ, ये जरूरी भी, वरना अमेली को मुझे समझकर उसे बर्बाद करने पर उतर आएगा। आप जानते हो कि अब अमेली की हालत कैसे हुई है। अब वो चुप चुप रहने लगी है, उसकी हालत दिखी नहीं जा सकती। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अगर मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, विक्रम ने प्यार से फोरहेड पर किस करते हुए कहा। तो अमेलिया भी हाँ में सिर हिला दिया और एक मुस्कान भी कर दी और गाड़ी से नीचे उतरकर विवेक के वार्ड में चली गई। अमेलिया सीधे वार्ड में घुस गई, जाकर उसके बगल में रखे एक चेयर पर बैठ गई। विवेक को एहसास हुआ कि कोई आकर उसके बगल में बैठा है। जब उसने धीरे से अपने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक अजनबी का चेहरा नजर आया और उसने सामने बैठी लड़की को यानी अमेलिया को देखकर वो थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो गया। हैरान इस बात से था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने बैठी हुई थी। कंफ्यूज इस बात से था कि ये लड़की यहाँ क्यों आई है, वो तो उसे पहले नहीं जान था। फिर उसे सोचता हुआ देख अमेलिया एक शैतानी हंसी के साथ बोली, इतना ज्यादा मत सोचो वरना तेरा दिमाग की नसें फट सकता है। और रही बात मैं यहाँ आने की तो तुम्हें देखने आई थी कि तुम कैसे हो। कल जो तुझे गिफ्ट मिली थी वो काफी है या फिर और ज्यादा गिफ्ट की जरूरत है? ये सुन विवेक चोपड़ा पहले समझ नहीं आया, लेकिन कल की बात सुन वो और ज्यादा हैरान हो गया।
क्योंकि अब उसे पूरी बात समझ में आने लगी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी और उस लड़की के बीच आकर। जिस लड़की की बात कर रहा है ना तू, वो मेरे बहन है, और ये सब किस लिए किया है तूने, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो तुझे बंगलो में मिली थी ना, वो मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मैं तुमसे मिली थी। वो मैं थी तुझे और तेरी दोस्त को वहीं पर जवाब देख आई थी। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने अपनी बहन की हमशक्ल बानी हुई थी। सिंपल सी बात में बोलूं तो मेरी बहन कोमा में से अभी अभी होश में आई हुई थी। उसकी तबीयत भी ठीक से रिकवर नहीं हो पाया था, लेकिन कल की हरकत के वजह से मेरी बहन पूरी तरह से टूट चुकी है। इतना कहकर विवेक के आंखों में आंखें डालकर बोली, तूने मेरी बहन को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी ज्वेलरी कंपनी को ऐसे की तैसी करूंगी, अब देखना, तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। उसकी ऐसे बात सुन विवेक को तेज गुस्सा आ गया। उसने तुरंत बेड से उठ खड़ा हुआ और अमेलिया को एक हाथ से झट से उसके पास खींच लिया। अमेलिया को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, और तुरंत अपने आप को होश में आते हुए उसको एक मुक्का देने के लिए उठाया तो विवेक उसे बहुत ही आराम से उसका हाथ ब्लॉक कर दिया। विवेक भी फाइटिंग स्किल में किसी से कम नहीं था, मार्शल लॉर्ड्स में ब्लैक बेल्ट था। और शैतानी हंसी के साथ बोला, कल अनएक्सपेक्टेडली नशे की हालत में ये सब हो गया, वरना कुछ और ही होता। अमेलिया को अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन के पीछे की तरफ से पकड़कर एकदम उसके चेहरे पास लाकर कहा, एक बात बताओ तुझे, नहीं बात नहीं सच्चाई बताओ। बंगलो में जो लड़की से मैंने मिला था ना, उसकी आंखें यही थी। हाँ, कल थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन की आंखें नहीं देख पाया था। कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन भी किसी से कम नहीं थी, उसका चेहरा कमाल था, सबसे कमाल तो उसकी। इससे आगे कहने से पहले अमेलिया ने इस बार उसको एक मुक्का जड़ दिया। इससे वो अपने आप को संभल नहीं पाया तो वो नीचे गिर पड़ा। तभी बॉडीगार्ड्स अंदर भाग कर आए। वो अमेलिया को देखकर पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि विवेक ने उन्हें वहीं रोक दिया, हाथों से इशारा करके बाहर जाने को कह दिया। अमेलिया को पता चल गया था कि विवेक सबसे ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है। उसने विवेक को कम आंकना नहीं चाहिए था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो मेरा सामना कर, मेरी बहन को बीच में लाने की गलती मत करना। उसकी बात सुनकर वो जोर जोर हंसने लगा। उसकी बात सुनकर वो जोर जोर हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख अमेलिया उसे घूर कर देख रही थी। विवेक बस हंसे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालने के बाद कहा, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि तुझमें कितनी ताकत है। और वैसे तुम जैसे खूबसूरत लड़की के साथ दुश्मनी लेना या पंगा लेना आज मुझे पहली बार मजा रहा है, वरना जब देखो सिर्फ आदमियों के साथ होता था। और फिर अमेलिया के आंखों में आंखें डालकर बोला, वैसे तुम जैसे खूबसूरत लड़की के साथ लड़ना पसंद नहीं, बल्कि उनको बिस्तर पर लाना मुझे और भी ज्यादा मजा और खुशी दोनों होती है। अमेलिया ये सुन गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, लेकिन इस बार तुमने गलत लड़की से दुश्मनी मोली है। और जस्ट वेट एंड सी व्हाट डू आई डू, यू वुड नॉट इवन हैव इमेजिनेड इन द ड्रीम। ओह रियली, देन ओके आई एम वेटिंग। विवेक भी अमेलिया के आंखों में आंखें डालकर बोला। ये देख अमेलिया उसे एक शैतानी स्माइल देखकर वहां से चली गई। यहाँ विवेक उसका चेहरा अब गंभीर हो गया और तुरंत उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया और बोला, अभी जो मेरी वार्ड में लड़की आई थी उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। और इतना कहकर सामने वाले का बिना जवाब सबने ही कॉल काट दिया। यहाँ अमेलिया गंभीर चेहरा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई और वो एक टैक्सी लेकर अपनी ऑफिस के लिए निकल गई। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी और वो थी आज रात होने की। उसने अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को देखे जा रही थी। तभी उसके कैबिन में कृष्णा आ गया और एते ही बोला शुरू कर दिया, बॉस कल शाम के 6 बजे मिस्टर केशव रॉय के साथ ताज रेस्टोरेंट में मीटिंग है। ये सुन अमेलिया जल्दी से बोली, ठीक है। इतना कहकर उसने टाइम देखा तो शाम के 5:30 बज रहे थे और उसने अपने ब्लेजर उठाते हुए बोली, ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। मीटिंग खत्म करके सीधे सिंह पैलेस जा रही हूँ, क्योंकि वहां आज रात 7 बजे को पार्टी है इसलिए। और जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आप हैंडल कर लीजिए। अगर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। इतना कहकर वो दोनों बाहर आ गए और वो दोनों अलग अलग रूट से चले गए। एक्सट्रीम शाइन कंपनी में तुम्हें कितनी बार कहा है सहयोग, हमारे हाथ से कोई भी प्रोजेक्ट छूट नहीं चाहिए, लेकिन इस महीने में कितने सारे प्रोजेक्ट हाथ से निकलता जा रहा है। किशोर ओबरॉय गुस्से में अपनी असिस्टेंट सहयोग से बोला, सर वो हमारे टीम बहुत ही मेहनत से ज्वेलरी डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन हमेशा क्रिस्टल क्वीन ज्वेलरी कंपनी ही हमारे टक्कर दे रहे हैं सर, और सब उनके ही डिजाइन पसंद कर रहे हैं। सहयोग ने परेशान होते हुए बोला।
जब किशोर ने क्रिस्टल क्वीन ज्वेलरी कंपनी के बारे में सुना तो वो थोड़ी देर सोचने लगा और सहयोग से बोला, तुम एक काम करो, उन कंपनी के सीईओ से मीटिंग फिक्स करवा दो। ओके सर, सहयोग ने जवाब दिया और वहां से चला गया। पीछे किशोर उस कंपनी के बारे में सोचने लगा। अमेलिया ताज होटल में सही समय पर पहुंच चुकी थी। उसने प्राइवेट रूम में जाकर देखा तो मिस्टर केशव पहले से वहां पर बैठकर अमेलिया के लिए इंतजार कर रहे थे। जब उसने अमेलिया को आते हुए दिखाई दी तो उसने तुरंत अमेलिया को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस अमेलिया, कैसे हैं आप? या आई एम गुड, आप कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अमेलिया भी उन्हें ग्रीट करते हुए जवाब दिया। मिस अमेलिया, क्या लेना चाहोगी आप? मिस्टर केशव ने बोला। जी कॉफी, अमेलिया जवाब दी। ओके मिस अमेलिया। मिस्टर किशोर वेटर को बुलाया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की हुए दोनों बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मिस अमेलिया, हम आपके साथ कोलाब करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? मिस्टर केशव सीधे मुद्दे की बात करते हुए बोला। मिस्टर केशव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ कोलाब करने की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी बिजनेस में छोटी सी छोटी बातें को लेकर बहस करे, और मैं ये नहीं चाहती। एक और रीजन है और वो है कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। जब ये सुना तो मिस्टर केशव मुंह उतर गया, लेकिन अमेलिया का आगे की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। मिस्टर केशव, मुझे आपको हट करना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। जी कहिए, आपकी क्या कंडीशन है? मिस्टर केशव ने पूछा। मैं चाहती हूं कि कंपनी के हर एक डिसीजन मेरा होगा और जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा हमारे तरफ से होगा। अमेलिया ने भी सीधे सीधे पॉइंट की बात कर दी। कोई प्रॉब्लम नहीं मिस अमेलिया, मिस्टर केशव ने बोला। थे ओके, कल आप कंपनी में आ जाए, आगे का प्रोसेस वहीं पर कंटिन्यू करेंगे, अमेलिया ने कहा। जी जरूर, मिस्टर केशव ने जवाब दिया। इतने में कॉफी भी आ गया और दोनों कॉफी पीने लगे। मिस्टर केशव कॉफी पीते हुए अमेलिया को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन अमेलिया मना करते हुए बोली, थैंक्स यू मिस्टर केशव, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, 7 बजे को एक पार्टी अटेंड करनी है। नेक्स्ट टाइम डिनर का प्लानिंग करेंगे। बैकवोट। कोई बात नहीं मिस अमेलिया, मिस्टर केशव बोला। ओके देन, अब मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। अमेलिया उठकर शेक हैंड करते हुए बोली। ओके मिस अमेलिया, केशव भी रेस्पेक्टफुल्ली से जवाब दिया। मिस्टर केशव वही इंसान था जो पहली बार अमेलिया से एक जेड की डील की थी, और वो दोनों वह से निकल गए। अमेलिया पहले घर जाकर फ्रेश होचकार सिंह पैलेस के लिए निकलना था, इसलिए वो सीधे घर गई। जाकर फ्रेश होने लगी। घर में कोई नहीं थे, पहले से ही अनुराधा, सिमरन, राजगोपाल और अमेली चारों पहले से ही सिंह पैलेस के लिए चले गए थे। अब घर में अमेलिया अकेली ही थी। जल्दी से तैयार होकर सिंह पैलेस के लिए निकल गई। सिंह पैलेस में ये पार्टी सिंह पैलेस गार्डन में रखी गई थी। शाम के 6 बज रहे थे, जिससे मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी बड़े बड़े लोग के गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। गार्डन में सभी लोग ड्रिंक करते हुए बात भी कर रहे थे। वही बड़े से सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। दिखने में तो बहुत बड़े घर के लोग ही दिख रहे थे। तभी राणा जी बोले, अरे यारो, तुम लोगों तो बहुत ही इंतजार करवाया है। क्या करे यार, सबको यहाँ सेटल भी करना था, सब बिजनेस को हैंडओवर करके आने में देर हो गई। उन पांचों में से एक बड़े आदमी बोले, जिनका नाम हंसराज शाह था। हाँ राणा, हंस सही कह रहा है, तुम तो अच्छे से सब बिजनेस को आपके पोते विक्रमादित्य ने संभालिया है, इसलिए तुझे कोई परेशान नहीं हुई यहाँ सेटल होने में, लेकिन हमारे बेटों ने तो सेटल करने में थोड़ी देर लगा दी। सारा आदमी ने कहा, जिनका नाम हरमीत सालुके था। वैसे अब गुस्सा मत हो, हम सब इंडिया में तो सेटल हो ही गए हैं ना, इस पर खुश होने चाहिए। बलतेज तिवारी बोले, जो तीसरा दोस्त था। हाँ हाँ, सही कह रहा है तुम, आखिर में हम यही तो सेटल हो गए। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वैसे भी आज आप लोगों से किसी से मिलवाना है। राणा जी एक ड्रिंक शीप लेते हुए बोले। अच्छा, अरे भाई, कौन है वो जो खुद तुम हम लोगों से मिलवा रहे हो? उनका चौथा साथी कृष्णाराज वर्मा पूछ है। कोई खास इंसान? मिलवाने के बाद आप लोग खुद ही देखा लेना, राणा जी बोले। अब तो मिलना पड़ेगा, तुम हम लोगों से मिलवा रहे हो तो जरूर कुछ खास ही होगा वो इंसान, हम जरूर मिलेंगे। वैसे कब तक क्यों नहीं आया? कृष्णाराज ने बोले तो राणा जी जल्दी से बोले, अरे भाई, वो लड़की है। ये सुन उन चारों ने मुंह फाड़े ही राणा जी को देखने लगे। अबे, तू कब से लड़कियों को हमसे मिलवाने लगा? हंसराज ने बोला। अभी अति होगी, राणा जी ने कहा, और यहाँ वो तलाशने लगे, लेकिन उन्हें वो इंसान कहीं नहीं दिखाई दी।
वही अमेलिया जल्दी से गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके जल्दी पार्टी एरिया की ओर जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर जल्दी उसकी ओर खींच लिया। एक पल के लिए अमेलिया थोड़ी सहम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर उसने जल्दी से मुड़ कर देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। उसे देख अमेलिया एक गहरी सांस ली और बोली, आप भी ना, मुझे डरा ही दिया। सच में स्वीटी, सच में तुम डर गई थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी शेरनी तो दूसरों को डराने वाली शेरनी है और इस छोटी सी हरकत से डर जाए हो ही नहीं सकता। विक्रम हंसते हुए बोला। अब चले माय लव, अमेलिया आंखें ब्लिंक करते हुए बोली तो विक्रम एक पल के लिए उसकी आंखों में खो ही गया और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हाय मैं मर जावा। अब चलिए, बहुत देर हो गई है, वरना नानाजी मुझे डांटेंगे। अमेलिया विक्रम का हाथ खींचते हुए बोली। ठीक है, चलो, विक्रम ने अमेलिया का हाथ पकड़ते हुए बोला और वो दोनों वहां से पार्टी अरे के चले गए। रानाजी अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो बात कर रहे थे, उनकी नजर अचानक से चले आ रहे हैं विक्रम और अमेलिया पर पड़ी। अंडू को देख रानाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन दोस्तों ने जब रानाजी को हंसते हुए देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। उनमें से हंसराज ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? चलो, जो इंसान से आप लोगों से मिलवाना था वो इंसान आ गया। इतना कहकर राणा जी उठ खड़े हुए और अमेलिया को साइड से गले लगते हुए बोला, ए लो, आ गई मेरी नातिन। रानाजी के मुंह से नातिन नाम सुनकर वे चारों हैरान हो गए और एकदम से बोल पड़े, नातिन? हाँ भाई, ये है मेरी नातिन अमेलिया बासु। रानाजी ने सबसे मिलवाते हुए बोले तो अमेलिया तुरंत उन चारों बड़े आदमियों को नमस्ते करते हुए बोली, नमस्ते नानाजी। उसकी मुंह से नानाजी सुनकर चारों एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर एकाएकी से हंस पड़े। ये देख अमेलिया थोड़ी हैरान हो गए। फिर राणा जी बोले, वो ऐसे है। उनकी बात सुन अमेलिया भी स्माइल करने लगी। अरे राणा, तेरी नातिन बहुत ही खूबसूरत है, हंसराज ने कहा तो विक्रम ने उसे घूरने लगा, लेकिन अमेलिया भी हल्की सी मुस्कुराने लगी। बेटा तुम क्या करती हो? बलतेज ने पूछा तो अमेलिया जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी विक्रम ने बोल पड़ा। अमेलिया वेक्ट्रॉस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के सीईओ है और क्रिस्टल क्वीन ज्वेलरी के मालकिन। ये बोलते वक्त विक्रम बहुत ही एटीट्यूड के साथ कह रहा था। ये देख अमेलिया उसे घूरने लगी और मन में कहने लगी, हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का, इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत थी इन्हें। लेकिन विक्रम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, उन चारों को तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ गया था। विक्रम के एटीट्यूड से नहीं बल्कि अमेलिया के प्रोफेशनल से पड़ा था। तभी हरमीत ने बोला, राणा, तुम्हारी नातिन इतनी छोटी से उम्र में इतना बड़ा मुकाम पर है और तुमने बताया नहीं। ये सुन राणा जी का भी का सीना चौड़ा हो गया और वो भी घमंड के साथ बोला, हाँ बताने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बता दिया ना। और फिर हंसने लगा। विक्रम को भी बहुत ज्यादा अमेलिया पर प्यार आ रहा था, साथ ही गर्व भी हो रहा था। उसी समय बलतेज ने एकदम से बोल पड़ा, राणा, आपको नहीं लगता आपकी नातिन अमेलिया मेरा पोता सार्थक दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी? जब विक्रम ने ये सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया और वही राणा जी और अमेलिया दोनों ने एक दूसरे देखा। फिर दोनों मिलकर विक्रम को जब दोनों ने ये देखा तो दोनों की पसीने छूटने लगी, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि विक्रम का गुस्सा कैसा है। उसी समय बलतेज ने एकदम से बोल पड़ा, राणा, आपको नहीं लगता आपकी नातिन अमेलिया मेरा पोता सार्थक दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी? जब विक्रम ने ये सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गया और वही राणा जी और अमेलिया दोनों ने एक दूसरे देखा। फिर दोनों मिलकर विक्रम को जब दोनों ने ये देखा तो दोनों की पसीने छूटने लगी, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि विक्रम का गुस्सा कैसा है। विक्रम गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी राणा जी बोल पड़े, अरे बलतेज, तुझे तो एक बात कहना भूल ही गया था। मेरी नातिन मेरे ही पोते विक्रमादित्य से सगाई होने वाली है। ये देखो दोनों की जोड़ी कैसे लग रही है, बिल्कुल राम सीता जैसे लग रही है ना। राणा जी के बात सुनकर उनके चारों दोस्तों ने हैरान होकर विक्रमादित्य को देखने लगे। तभी हरमीत ने एकदम से बोल पड़े, राणा, क्या कहा तुमने? किसका नाम लिए? विक्रमादित्य के? तुम्हारा पोता ठीक हो गया? पहले तो लड़कियों से दूर रहता था और अब अचानक से लड़की पर प्यार कैसे आने लगा? और नहीं तो क्या आखिरी बार मेरी पोती ने विक्रमादित्य को पसंद कर लिया था तो आपके पोते ने क्या किया है ये तुम अच्छे जानते हो। कृष्णाराज ने थोड़ी छिड़ते हुए बोले तो उसकी बात पर विक्रम भी थोड़ा उन्हें और चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि आपकी पोती मेरी अमेलिया जितनी स्मार्ट टैलेंटेड है नहीं, इसलिए आप अपनी पोती के बारे ना बताओ तो ही अच्छा है। विक्रम की ये बातें सुन कृष्णाराज छड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए उठाए। तभी राणा जी बोल पड़े, अरे कृष्णाराज, ये क्या कर रहे हो?
इस बात को छोड़ो, वैसे मेरा पोता वो तो इसलिए लड़कियों से दूर रहता था क्योंकि आज तक उसे उसकी ही लायक लड़की कोई भी नहीं मिली थी, इसलिए उसे लड़कियों से चीड़ होती थी। लेकिन अब मेरी नाती है, उसकी जिंदगी में तो जरूर वो खुश ही होगा ना। वे चारों राणा जी को और विक्रम को देखा कर जल भी रहे थे और छिड़ भी रहे थे, लेकिन इन सबके बीच अमेलिया मुंह दबाकर हंस रही थी। अच्छा ठीक ठीक है, इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है, बलतेज ने कहा। तो सब चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद फिर वही टॉपिक छेड़ दी। बलतेज ने फिर से पूछा, राणा देखो, मैं एक और चांस दे रहा हूं, आप अपनी नातिन की हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दो। ये सुन राणा और अमेलिया एकदम से शॉक हो गए, मानो तो काथो तो खून नहीं। लेकिन वही विक्रम गुस्से में खड़ा हुआ और कहा, नहीं, मेरी अमेलिया की हाथ किसी को नहीं देगी और ना ही अपना पैर देगी, समझे आप सब। इतना कहकर वो अमेलिया की हाथ को पकड़कर वहां से खींचते हुए दूसरी तरफ चला गया। ये देख बलतेज हैरान रह गया, लेकिन बाकी के चारों बड़े ही आराम से ड्रिंक करने लगे। इसी तरह सबके साथ बात करके सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। राणा जी भी अपने दोस्तों भी हंसी मजाक करते हुए उनको भी गुड बाय कह दिया और वे सब भी वहां से चले गए। राणा जी जब सबको भेजकर वो अंदर आए तो उन्हें हाल का नजारा देख थोड़ी हैरान हो गए, क्योंकि वे सभी राणा जी को ही देख रहे थे। खास करके विक्रम बहुत ज्यादा ही घर रहा था। हाल में सब लोग बैठा हुआ था, बाकी लोग तो ऐसे बैठे थे जैसे अब कोई बहुत बड़ा मैच शुरू होता हो। हाल में पॉपकॉर्न लेकर कभी विक्रम को देखा रहे थे तो कभी राणा जी को। तभी कौशल्या बोली, अपने बाहर अपने दोस्तों के सामने क्यों कुछ नहीं बोले? कौशल्या ने पूछा तो राणा जी बोले, क्या बोलना चाहिए था? भाग्यवान यही कि मैं अमेलिया से प्यार करता हूं और कुछ ही महीनों में हम शादी करने वाले हैं। विक्रम ने झट से बोल पड़ा। उसकी बात सुन सब हैरान होकर आंखें फाड़े हुए ही उसे देखने लगे। वही अमेलिया अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाने लगी और कुछ लोग तो मुंह दबाकर विक्रम की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे। अरे उन लोगों को पता है कि विक्रम अमेलिया से प्यार करता है, बस वो लोग विक्रम की टांग खींच रहे थे। उन लोगों को तो अच्छे से पता है कि विक्रम कैसा इंसान है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत खराब ना करो। राणा जी एक गहरी सांस लेकर कहा। उसकी बात को सुनकर विक्रम तो झेप गया। फिर राणा जी आगे बोले, वैसे बड़े पोते ने कह दिया है तो हम जल्द से जल्द दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। क्या कहते हो सब लोग की तरफ देखकर राणा जी बोले तो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। ओबरॉय पैलेस में सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मोहिनी ने बात को शुरुआत करते हुए बोली, वैसे बेटा तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? उनकी मां की बात सुनकर किशोर ने जवाब दिया, मां वैसे भी बिजनेस तो ठीक है, लेकिन जितनी भी ज्वेलरी डिजाइन की प्रोजेक्ट इस महीने में मिलने की उम्मीद थी वो सभी क्रिस्टल क्वीन ज्वेलरी कंपनी को ही मिल रही है। अच्छा, क्या ये नया कंपनी है जो तू बता रहा है? मोहिनी बोली। हाँ माँ, वो कंपनी को स्टार्ट हुए बस कुछ ही महीने हुई है और वो कंपनी सबसे ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, किशोर ने कहा। तभी उसका मामाजी धनवंत बोला, बेटा तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो बता देना, मैं कर दूंगा। नहीं मामाजी, अभी फिलहाल तो नहीं है। मैंने उस कंपनी के सीईओ से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने को कहा है। देखता हूँ अपॉइंटमेंट मिल गया तो पहले बात करता हूँ, मान गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ही यूज करेंगे, किशोर ने कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो, मोहिनी बोली। छत पर अवनी अकेली ही खड़ी होकर कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब से उसके साथ विवेक चोपड़ा ने छूने की कोशिश की थी तब से वो खामोश रहने लगी थी। वो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि पीछे शिवम कब आकर खड़ा हो गया उसे पता भी नहीं चला। उसने कहा, क्या सोच रही हो? जब अवनी की कानों में किसी की आवाज सुनी तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट होने के वजह से वो डर गई, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पूछे की ओर गिरने लगी। वो पूरी तरह से नीचे गिर पाती तभी अचानक से शिवम उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अरे ध्यान से। इससे अवनी और ज्यादा डर गई। उसके चेहरे पर डर के वजह से चेहरे पर पसीनों की बूंदें भी दिखाई देने लगी थी। ये देखकर शिवम ने फिर आगे कहा, इतनी डरने की क्या जरूरत थी? मैं ही तो था। अब थोड़ी सी भी चूक होती तो तुम नीचे गिर जाती, और वैसे भी इतने कोने पर खड़ी होने की क्या जरूरत थी? अवनी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी हुई थी। अब बताओ क्या बात है? शिवम ने बहुत नर्म आवाज में पूछा। तभी उसने कुछ नहीं बोली। चाहो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, शिवम ने कहा। अभी भी वो खामोश थी, नजरें झुकाए ही ऐसे ही खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में बोली, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? ये सुन शिवम उसे ही देखने लगा। कुछ पल तक ऐसे ही खामोश देखकर अवनी समझ गई और एक नजर बिना उठाए ही वो वहां से जाना लगी। तभी शिवम उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी बिना मुड़े ही ऐसे ही चुप खड़ी थी।
शिवम ही धीरे से उसके तरफ मुड़ा। अवनी, क्या बात है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, तुम्हारी जो भी दिल की बातें हैं मेरे साथ शेयर कर सकती हो, शिवम ने कहा। तो इस बार अवनी नजर उठाकर शिवम को देखने लगी। उसके आंखों में आंसू थे। सच में आज अवनी अपनी कितने सारी दर्द को अपने दिल में छुपा के बैठी है, बस उसकी आंखों की आंसू से पता चल रही थी। उसने वहीं नीचे बैठकर रोने लगी और उन कड़वी यादों को याद करने लगी। कैसे खुराना फैमिली में पल पल दर्द में सहन रही थी, कैसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, कैसे उसकी मौत हो गई थी, कैसे उसने फिर लौट कर आई थी। अब अवनी के वजह से जिंदगी भी अच्छी चल रही थी, लेकिन इस बार उस इंसान ने उसको छुआ था। प्लीज बताओ हुआ क्या है। इतना कहकर शिवम चुप हो गया, लेकिन अगली ही पल में उसे कुछ याद आया और एकदम से पूछ पड़ा, अवनी कहीं वो इंसान। इतना कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। शिवम ने उसे फिर से पूछा, बताओ क्या वो इंसान तेरे साथ कुछ तो नहीं किया, तेरी इज्जत पर आंच तो नहीं आए, बताओ अवनी प्लीज बताओ। नहीं, मेरी इज्जत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला था शिवम। उसने मुझे बहुत ही गांधी तरीके से छुआ था। अभी तक मुझे वो गंदी एहसास दिला रही है कि कैसे उसने छुआ। मैं अपनी शरीर पर कांटे जैसे चुभते जैसे महसूस कर पा रही हूँ। शिवम मुझे दम घुटता है। ये कहते वक्त अवनी फुट फुट कर रो रही थी और अपने उंगली के इशारों से दिखाते हुए बोली, यहाँ यहाँ उसने मुझे बुरी तरह से छुआ है शिवम, यहाँ और यहाँ। ये सुन के शिवम उसे झट से गले लगा लिया और बोला, सस कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। आज से तुझे कोई भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अवनी भी शिवम की बाहों में सुबक कर रो रही थी, लेकिन दोनों को इस तरह नज़ारे को दूर पर खड़े दो लोगों भी देख रहे थे। वो लोग और कोई नहीं बल्कि विक्रम और अमेलिया ही थे। वो दोनों पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर उन दोनों को, अमेलिया और विक्रम के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान बिकार गई थी और वो दोनों उनके पास आए। अमेलिया नीचे बैठते हुए अवनी की सिर पर हाथ फेरने लगी। अवनी को जब ये एहसास हुआ तो उसने शिवम को झट से छोड़ दिया और थोड़ी दूर खड़ी हो गई। अवनी घर चले, अमेलिया बोली तो अवनी भी सिर हाँ में हिला दिया। अमेलिया ने एक नज़र विक्रम को देख फिर उठाकर वहां से चली गई और उनके पीछे पीछे वो दोनों भी चले आए। अगले दिन अमेलिया ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसके केबिन के डोर पर नोक हुआ। नोक की आवाज सुन अमेलिया अंदर आने को बोली, तभी अंदर एक खूबसूरत लड़की ऑफिस आउटफिट पहनकर अंदर आए और बोली, मैम हमें विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल की फोन आया था। वो कह करे है अगली महीने में 15 तारीख को एनुअल फंक्शन है, इसलिए सभी बच्चे कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। इनके लिए उन्होंने हमें मोतियों बने ज्वेलरी बनाने की ऑर्डर दिया है। मोतियों से बना हार, मोतियों से बना बैंगल्स और मोतियों से बना हुआ कमरबंद और अलग अलग ज्वेलरी बनाने के लिए कहा गया है। ये सुन अमेलिया हल्की से मुस्कान के साथ बोली, मम ठीक है, हो जाएगा। इस ऑर्डर के बारे में आप ज्वेलरी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर देना। जी मैम। इतना कहकर वो ज्वेलरी डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अमेलिया अपने केबिन में बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया तो उसने जल्दी उठाकर ज्वेलरी डिपार्टमेंट की ओर चली गई। ज्वेलरी डिपार्टमेंट के मैनेजर नंदेश ही था। अमेलिया अपनी दोनों कंपनी को बखूबी से हैंडल कर रही थी। एससी एक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है तो जेडी एक बिल्डिंग ज्वेलरी कंपनी का था। एक बिल्डिंग में 40 फ्लोर का था, दूसरी बिल्डिंग भी 35 फ्लोर का था। इसलिए अमेलिया को दोनों देखने में कोई भी परेशान नहीं थी, क्योंकि दोनों बिल्डिंग अगल बगल में थी। अगर दूसरी डिपार्टमेंट में जाना होता तो वो बड़े ही आराम से जाती। ज्वेलरी डिपार्टमेंट में सब एम्प्लॉय अपने बॉस को आता हुआ देख सब उठकर उसे ग्रीट करने लगे। अमेलिया भी सबको एक हाथ से बैठने का इशारा किया। अपनी सेक्रेटरी को इस से आने का इशारा करके वो सीधे अपनी केबिन में चली गई। थोड़ी ही देर में उसकी सेक्रेटरी मिर्जा खान अंदर आकर बोली, यस मैम। ज्वेलरी डिजाइनर डिपार्टमेंट को मीटिंग हॉल में आने के लिए बोलो, 5 मिनट में मीटिंग शुरू होगा। अमेलिया अपनी एक फाइल को देखते हुए बोली, ओके मैम कहकर मिर्जा वह से चली गई। उसी समय नंदेश नोक करके अंदर आया और बोला, बॉस ये है आज की रिपोर्ट, जो गोवा से कुछ माल आई हुई की रिपोर्ट्स है। इसमें कौन सी पर्स आई है और कितने रंग की आई है। और ये दूसरा रिपोर्ट जो जेड की रिलेटेड है। इस महीने में जेड हमें 1.5 मिलियन करोड़ों की है और इस बार भी हमें 25% प्रॉफिट हुआ है बॉस। नंदेश अंदर आते दोनों फाइल्स को देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। नंदेश की बात सुनकर अमेलिया लैपटॉप में काम करते हुए जवाब दिया, ओके। तभी एक बार फिर से केबिन का नोक हुआ। कम इन। अमेलिया अंदर आने के लिए बोली, मैम सब लोग मीटिंग हॉल में आ चुके हैं और आपका वेट भी कर रही है।
मिराज ने कहा। तो इस बात पर अमेलिया उठते हुए बोली, नंदेश चलो। और वो तीनों भी मीटिंग हॉल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ विवेक चोपड़ा हॉस्पिटल में जल्दी ही ठीक हो गया था। तभी उसके वार्ड में कुछ पुलिस आ गई, लेकिन विवेक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बिना देखे ही मुद्दे की बात की। बोलो सर, आपके ऊपर कंप्लेंट किए गए हैं। अच्छा ठीक है चलो। विवेक आराम से पुलिस के पीछे जाने लगा, लेकिन वो जाते जाते उसने मोबाइल में कुछ टाइप करके वापस से मोबाइल को अपने जेब में रख लिया और आराम से अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर उनके साथ चला गया। विवेक ने अपनी गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन गया हुआ था, लेकिन वो जेल के अंदर जाने से पहले ही उसके ही 3 वकील पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक वकील ने पुलिस को जमानत के पेपर्स देते हुए कहा, इंस्पेक्टर ये रही जमानत के पेपर जो मेरे क्लाइंट के। बस इतना ही कहा। उस इंस्पेक्टर ने जमानत पेपर को देखकर चुप हो गया। सारा प्रोसीड्यूर को कंप्लीट करके विवेक ज्यादा देर तक रुके ही बिना वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आते ही एक नंबर पर कॉल किया। सामने वाला भी फोन को उठा लिया। विवेक ने कहा, मुझे वो लड़की चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर। कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर शैतान साफ नजर आ रहा था। यहाँ ऑफिस में अमेलिया मीटिंग हॉल में सबको समझा रही थी कि कैसे इस ऑर्डर को पूरा करना है और फिर डिजाइन को कैसे बनाना है, क्योंकि ये ज्वेलरी 8 से 10 उम्र के बच्ची के लिए था, इसलिए उन्हें पहनने के लिए ज्यादा हैवी ना रहे और डिफरेंट कलर से बना हो। सब लोग अमेलिया के बातों से बहुत खुश थे। नंदिश भी अमेलिया के बातों से भी बहुत खुश था। वो सब कुछ नोट कर रहा था। सब समझाने के बाद आखिरी में मीटिंग भी खत्म हो गई और सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। अमेलिया मीटिंग हॉल से बाहर आते हुए नंदिश से कहा, नदीश मुझे ये काम 1 हफ्ते की अंदर होनी चाहिए और परफेक्ट भी। मैं अभी तो बिजी हूँ, इसलिए यहाँ आना नहीं होगा। ओके, आज जितने भी माल आई है उसको तुमने ट्रेजरी में रखवा दिया है ना? इस बात पर नदीश ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस, सब अच्छे से हो गया है। गुड। इतना कहकर वो आईटी डिपार्टमेंट में चली गई। चोपड़ा मैंशन में विवेक अपनी हाथ में वैन की ग्लास में वैन डालकर उसे घुमा रहा था। तभी अचानक से 5 से 6 बॉडीगार्ड्स एक लड़की को उठाकर लेकर आ गए। वो लड़की अभी भी उन बॉडीगार्ड्स के हाथों से चटपटा रही थी। छोड़िए मुझे, प्लेस छोड़ दीजिए, अवनी उनके गिरफ्तार से चटपटाते हुए बोली। अवनी की आवाज सुन विवेक उसकी तरफ मुड़ लिया और देखा। उसे देखकर देखता ही रह गया। विवेक वैन पीते हुए बस अमेली के चेहरे को देखता ही जा रहा था। उसको ऐसे छटपटाता हुआ देखा, अपनी हाथों से इशारा करते हुए जाने को कह दिया। इशारा मिलते ही वे सभी बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। अब अवनी के सामने बैठा उस इंसान को देखा कर बहुत ज्यादा डर गई थी, फिर भी अपने आप को हिम्मत करके उसके सामने खड़ी रही। विवेक धीरे से उठकर अवनी के पास चला गया। ये देख अवनी पीछे हटते हुए जाने लगी। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गई। विवेक भी बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे आंखों में देखे जा रहा था और अपनी हाथों से उसके छूने लगा। इससे अमेली को डर और चीड़ होने लगी थी। अवनी को तो डर तो लग रहा था, लेकिन वो इस बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके खड़ी थी। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे को टकरा रही थी। उसने दंत भींचते हुए कहा, तुम्हारी बहन में बहुत ही घमंड है ना? अब तुम्हारी बहन का घमंड कैसे तोड़ता हूं? मेरी बहन का घमंड तोड़ने की बात ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि उसी दिन ही तेरी मुंह को तोड़ दी थी। उस पर ही पता चल गया होगा मेरी बहन मेरे लिए कितना पोसेसिव रहती है। अवनी भी इस बार सारे गुस्से को अपने अंदर समेट कर दंत भींचते हुए बोली, वो तो मेरी नशे की हालत का फायदा उठाया था, लेकिन इस बार नहीं। विवेक उसे घूरते हुए बोला और अपनी हाथों से उसकी गर्दन को पकड़कर इतने करीब लाया कि बस हल्की सी मोमेंट हुई तो दोनों की होठ मिल जाए। आज पता नहीं अवनी को क्या हुआ था, उसके आंखों से डर नाम की चीज थी ही नहीं। थोड़ी देर पहले डर रही अवनी अब अचानक से वो हिम्मत करके उसके सामने बात कर रही थी। गलत, तू नशे में रहो या ना रहो, मेरी बहन के सामने तू ठीक था भी। अमेलिया वो भी दांत भींचते हुई बोली। ये देख विवेक को और ज्यादा गुस्से में आ गया। उससे वो दूर हट गया और उसके सामने एक पेपर रखा और बोला, साइन करो। ये सिन अवनी थोड़ी परेशान हो गई और बोली, क्यों, और ये क्या है? विवेक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो साइन करो। ये सुन अवनी डर गई और हकलाती हुई बोली, क्या मम, मेरे फैमिली के साथ क्या किया है तुम्हें? अवनी ने आंखों में आंसू लिए बोली। वो देखो, विवेक ने पीछे एक लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीन को दिखाया। जो ये देखा अवनी की आंखें फैल गई। वो देखो, विवेक ने पीछे एक लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीन को दिखाया। जो ये देख अवनी की आंखें फैल गई। क्या है? अवनी चिल्लाते हुई बोली। विवेक हंसते हुए बोला,
अरे मेरी जान, सिंपल सी बात को नहीं समझ रही हो। खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। तुम ये समझ लो कि मुझे जेल भेजने की सजा है तुम्हारी। यानी सिंपल बात, तुम मुझसे शादी करो और वहां तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी, वरना ये जो देख रही हो ना, वो किसी भी वक्त हो सकता है। जल्दी से बताओ, क्या छूना पसंद करोगी, फैमिली की शेफ या उनकी मौत? अब तुम्हें पास 2 मिनट है। तुम, अवनी ने गुस्से में दांत भींचते हुए बोली। देन फाइन, इतना कहकर उसके एक आदमी को फोन पर बोला, एलके, उन पर गोली चला। नो नो, नहीं प्लीज उन्हें कुछ मत करना। मैं करूंगी, उन्हें कुछ मत करना प्लीज, उन्हें मत करना। विवेक पूरी बात कर पाता जल्दी ही अवनी घबराते हुए बोली। ग्रेट, ये हुई ना बात, इस पर साइन करो जल्दी, अपनी वैन को खत्म करते हुए बोला। अवनी आंखों में आंसू लिए पेपर पर साइन कर दिया और गुस्से में पेन को फेंकते हुई बोली, येलो हो गई ना, अब मेरे फैमिली को छोड़ दो। ये सुन विवेक हंसते हुए बोला, एक और काम है। इतना कहकर उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अवनी बोली। लेकिन विवेक ने कुछ नहीं बोला, बस उसे हाथ पकड़ कर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी जाकर बैठ गया। 15 मिनट में वो दोनों एक जगह पर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर अमेलिया ऑफिस बैठकर जो काम कर रही थी, अचानक से काम करती करती रुक गई। उसे फ्यूचर दिखने लगा। अवनी शादी की सीन उसके सामने आ गया। ये देख अमेलिया एकदम से हैरान हो गई। उसका हाथ कांपने लगी। उसने कैसे भी करके अपने आप को संभाल लिया और वहां से तेजी से कंपनी से बाहर आ गई। उसी समय दूसरी ओर विवेक अवनी को लेकर एक मंदिर आया हुआ था। वहां का नजारा देख ऐसा लग रहा था वो पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा ही। अवनी ये देख उसकी आंखों में आंसू लिए चुपचाप उसके साथ चल रही थी। विवेक अवनी को लेकर वो हवन कुंडली के सामने बैठ गया। पुजारी जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेलिया के माथे पर पसीनों की बूंदें साफ दिख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 30 मिनट का रास्ता 3000 किलोमीटर लंबा रास्ता लग रहा हो। अवनी नहीं, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती, अमेलिया मन में ही कहती हुई जा रही थी। वहां विवेक 7 फेरे ले चुका था। अब हाथों में सिंदूर लेकर अवनी के मांग में भर दिया। आखिरी गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। उसे वक्त अमेलिया की गाड़ी आकर उनके सामने रुक गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। ये देख अमेलिया घुटनों के बल बैठ गई। ये देख विवेक मुस्कुराने लगा और बोला, लो अब क्या करोगी मिस अमेलिया बासु, मुझे जेल भेजी थी ना, अब देखो तुम्हारी बहन के साथ मैंने लीगली शादी कर ली है मैंने। ये सुन अमेलिया गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो विवेक के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। विवेक भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी फाइट करने लगा। लेकिन हैरान की बात यह थी कि विवेक अमेलिया का वार आराम से फैल कर रहा था। ये देख अमेलिया थोड़ी हैरान थी। अमेलिया का वार को सिर्फ ब्लॉक ही कर रहा था, लेकिन अमेलिया के ऊपर हाथ अभी तक नहीं उठाया था। उतने में सिंह फैमिली, विक्रम, अनुराधा, सिमरन सब लोग उस जगह पर पहुंच गए। विक्रम को बहुत तेज गुस्से में आगे आया। वो भी विवेक ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी अवनी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ये नजारा देख सब घबरा गए। अमेलिया भी परेशान हो गई। विवेक, उसे भी कुछ समझ ही नहीं आया। उसने तुरंत जाकर अवनी को गोद में ले लिया और अपने आदमी को पानी लेकर आने को कहा। एक बॉडीगार्ड ने बोतल के पानी को लाकर विवेक को दे दिया। विवेक ने उसे जगाने के लिए पानी छींटे मारने लगा और कुछ ही पलों में अवनी को भी होश आ गया। अभी तुम ठीक हो? अमेलिया परेशान होते हुए पूछा। लेकिन अवनी की गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर देखकर सिमरन और अनुराधा तो सदमे चली गई थी। विवेक तो बड़े ही आराम से जेब में दोनों हाथ डालकर खड़ा हुआ था। विक्रम उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। अवनी, क्या हुआ? उठो, सबका आवाज सुन अवनी होश में आई। उन्हें देख वो धीरे से उठकर बैठ गई। अवनी, ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अनुराधा ने कहा तो अमेलिया बोली, नहीं मोम, ये सब इस इंसान ने किया है, अवी को ब्लैकमेल करके। लेकिन मैं ये शादी नहीं मानती और मेरी बहन को इस इंसान के साथ रहने नहीं दूंगी। और अवनी को उठाकर साथ ले जाने लगी। ठीक है, उसे आराम से ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखन कि वो अब शादीशुदा है। अगर एक शादीशुदा लड़की मायके में रहने लगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, हमेशा याद रखना। उसकी बातें सुन सब लोग हैरान हो गए। अवनी ने जब ये सुना तो उसने अमेलिया हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जी जी कोई बात नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, आप सबको लेकर यहाँ से जाइए प्लीज जी जी। इतना कहकर अमेलिया का गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अमेलिया के आंखों में भी आंसू थे। ये देख विवेक आगे बढ़कर अवनी को हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा तो विक्रम उसे बीच में रोक दिया। विवेक ने विक्रम को देखा और बोला, मेरे रास्ते से हट जाइए।
अवनी को छोड़ दे, विक्रम ने दांत भिजते हुए बोला। अब वो मेरी बीवी है मिसेस अवनी विवेक सिंह, इसलिए वो मेरे साथ रहेगी। अगर रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये सुन अमेलिया हैरान हो गई और मन में कहने लगी, क्या अवनी विवेक सिंह यानी विवेक सिंह ये हो क्या रहा है? अवनी को तो सोचे समझने की हालात में तो थी ही नहीं। ये देख सारी लोग थोड़ा घबरा गए। तेजस्विनी कुछ ज्यादा ही घबराई हुई थी कि कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए। विवेक तो गलत कर रहा है। अवनी को छोड़, विक्रम ने दांत भिजते हुए बोला तो विवेक हंसते हुए बोला, मैंने शादी छोड़ने के लिए नहीं किया है विक्रम। उन दोनों की ऐसे बातें सुन अवनी और अमेलिया हो गई। बाकी लोग तो इतना ज्यादा तो हैरान नहीं थे। विवेक तो गलत कर रहा है। अवनी को छोड़, विक्रम ने दांत भिजते हुए बोला। विवेक हंसते हुए बोला, मैंने शादी छोड़ने के लिए नहीं किया है विक्रम। उन दोनों की ऐसे बातें सुन बाकी लोग तो इतना ज्यादा तो हैरान नहीं थे, लेकिन अवनी और अमेलिया दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राणा आगे आते हुए बोला, हम घर जाकर बात करते हैं। ये सब देखकर सबसे ज्यादा तो हैरान अवनी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे अब सिर दर्द करने लगा था। नहीं, मैं उस घर नहीं आऊंगा, मैं अपनी घर जाऊंगा। वैसे मेरी बीवी को तो गृह प्रवेश तो करना है ना, विवेक बेपरवाह से बोला। ये सुन रणविजय कहा, लेकिन हमें बात करनी है। अगर करनी है तो मेरे घर आकर कर सकते हो। विवेक ने इतना ही कहा और अवनी की हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। ये देख सबके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए वो विवेक घर के लिए निकल गए। 1 घंटे के बाद विवेक की गाड़ी एक बड़ा सा खूबसूरत विला के सामने आकर रुक गई। वो विला इतना खूबसूरत था कि मनो कोई भी आए तो उस विला को छोड़कर ना जाए। ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाजें, ज्यादातर आसपास हरियाली से भरी पड़ी थी। विवेक ने एक खूंखार जानवर तेंदुआ को भी पाल कर रखा था। आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। जब अवनी ने बाहर का नजारा देखा तो कुछ ही पल के लिए उसके चेहरे पर अच्छा और सुकून फील हुआ, फिर अगली ही पल में उसका चेहरा मुरझा गया। विवेक ने बिना उसकी ओर देखे ही वो सीधे अंदर चला गया। ये देख अवनी ने कुछ नहीं बोली, बस वो भी चुपचाप गाड़ी से उतरकर वही लकड़ी के बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी सिंहपुरी परिवार वह पहुंच गए। रणविजय बिना देरी किए ही वो अंदर चला गया और देखा विवेक जो की बार काउंटर पर बैठकर ग्लास में वाइन डाल रहा था। ये देख रणविजय गुस्से में तमतमाते हुए जाकर जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि ये आवाज सुन सब लोग भी हैरान हो गए। तब तक पूरी परिवार अवनी को लेकर अंदर हाल में आ गए थे। तेजस्विनी जल्दी जाकर रणविजय रोक दिया ताकि एक और थप्पड़ ना मार सके। आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ही बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। जब अमेलिया और अवनी तेजस्विन के मुंह से बेटा सुना तो वो दंग ही रह गए। अनुराधा और सिमरन ये बात जानती थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि विवेक कौन है। अवनी अमेलिया को देखने लगे और अमेलिया भी अवनी को। अमेलिया अब पूरी बात समझने की कोशिश करने लगी, बस हैरान थी तो अवनी। तेजस्विनी विवेक की तरफ देखकर बोली, क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया? तूने अवनी के साथ ऐसा क्यों किया? विवेक अपनी माँ के आंखों में आंसू देख दूसरी तरफ मुंह फेरा कर खड़ा हो गया, बस सामने देख रहा था। बोलो बेटा, ऐसा क्यों किया? तेजस्विनी ने बोला तो विवेक थोड़ा गुस्से में बोला, क्यों नहीं कर सकता, मुझे बदला लेना था उनसे। मुझे जेल भेजने की सजा है ये। उसकी बात सुन अमेलिया भड़क उठी, अगर तुमने मेरी बहन के साथ गंदी हरकतें ना की होती तो तुम जेल नहीं जाते समझे। ओके, इसलिए मैंने तुम्हारे बहन के साथ शादी करी और अब तुम अपनी मुंह बंद रखा करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसे बात सुनकर तेजस्विनी ने दोनों को शांत करवाते हुए बोली, आप दोनों लड़ना बंद करो, और विवेक की तरफ मुड़कर बोली, ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। नहीं, कभी नहीं, मैं उस घर में कभी भी पैर भी नहीं रखूंगा, विवेक गुस्से में कहा। इसे सब लोग उदास हो गए, वहीं तेजस्विनी की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। कुछ पल के लिए पूरे घर में शांति पसर गई। फिर विवेक ने एक गहरी सांस को छोड़ते हुए बोला, अब आप लोग जा सकते हैं। उसकी ऐसे बात सुन सब लोग वहां से एक एक करके जाने लगे, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझ गए थे कि विवेक अब मानने वाला नहीं है। तभी सिमरन उसके पास आती हुई बोली, विवेक, मुझे नहीं पता कि तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे प्लीज तकलीफ मत देना, वो छोटी है, ना समझ है। विवेक बस खामोश से ये सब सुन रहा था। उसने एक बार भी सिमरन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इतना कहकर वो आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। अवनी का दिल अब पूरी तरह से दर्द में डूब चुका था। वही सोफे के पास रोते हुए वही जमीन पर बैठ गई। यहाँ सब लोग सिंह पैलेस में आ चुके थे।
तेजस्विनी सोफे पर बैठकर रो रही थी। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। अमेलिया की दिमाग में हजारों सवाल घूम रही थी। उसने सोचा, क्या मैं पूछूं या नहीं? वैसे मैं पौव से पता तो करवा सकती हूँ, लेकिन एक बार मामी जी से पूछा लूंगी, देखते हैं बाद में क्या ये सच है या झूठ। वो विवेक के बारे में पूछने के लिए तेजस्विनी के पास जाकर बैठ गई और पूछी, मामी मुझे सच जानना है, विवेक कौन है? ये सवाल सुन तेजस्विनी ने कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, वो मेरा बेटा है, विक्रम और विवेक दोनों जुड़वा भाई हैं। ये सुन अमेलिया एकदम से हैरान हो गई और विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम भी बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर अमेलिया आगे सवाल पूछी, लेकिन मामी जी विवेक तो चोपड़ा है ना? फिर हाँ, क्योंकि मेरे माँ डैड चोपड़ा है। बचपन से उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था और अभी भी है। उसका गुस्सा बस उसकी नानी ही कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए जब वो छोटा था उनका नाना नानी जी के पास ही रहने के लिए छोड़ दिया और उनके साथ रहकर वो भी चोपड़ा फैमिली नाम को ही रख लिया। ऐसा नहीं है कि उसका आइडेंटिटी सिंह नहीं है, बल्कि उसका असलियत तो सिंह फैमिली ही है, बस सबके सामने चोपड़ा बताता है। ये सब गुस्से के वजह से। इतना कहकर तेजस्विनी चुप हो गई। इसके आगे भी अमेलिया कुछ नहीं बोली, वो भी चुप हो गई। वो घर जाने के लिए उठी और सबको जाने की इजाजत मांगी और फिर वह से चली गई। उसके पीछे पीछे विक्रम भी आ गया। अनुराधा और सिमरन दोनों पहले से ही घर जा चुकी थी। अमेलिया और विक्रम दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे और विक्रम ने कहा, मुझे पता है तुम्हें इतनी छोटी सी इन्फॉर्म से तेरी डाउट क्लियर नहीं हुआ है ना? अमेलिया और विक्रम दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे और विक्रम ने कहा, मुझे पता है तुम्हें इतनी छोटी सी इन्फॉर्म से तेरी डाउट क्लियर नहीं हुआ है ना? ये सुन अमेलिया उसे एक ठग देखने लगी। उसे ऐसा देखता हुआ देख वो हल्की मुस्कुराया और बोला, एक राज की बात बताता हूँ। मैं और विवेक दोनों तो जुड़वा है, लेकिन अलग अलग करैक्टर से बन गए हैं। लेकिन इसमें एक और राज की बात है, और वो है, मुझे में और विवेक पास भी एक अद्भुत शक्तियाँ है। जो हम दोनों मिल गए तो एक ताकतवर रोशनी निकलती है, जिसे दोनों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है जो हम दोनों अलग अलग रहते हैं। विवेक का गुस्से का भी एक कारण था कि वो बचपन से हमसे दूर रहा है, लेकिन तुम भी तो अच्छे से जानती हो कि ऐसे सुपर पावर्स होने के वजह से हमें कितना शांत रहना पड़ता है। ये बात जानकर अमेलिया का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। इसका मतलब तुम दोनों सुपर पावर्स ह्यूमन हो? क्या ये बात घर वाले जानते हैं? उसने हैरानी से पूछा तो विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, इसलिए तो विवेक को इतना दूर रखना पड़ा था उन्हें। लेकिन वो डरते हैं कि कहीं हमारी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को पता ना चल जाए और कहीं हमारे दुश्मन ना बन जाए, इसलिए अब तक छुपा के रखना पड़ा था। अब अमेलिया कुछ ना बोल सकी, बस खामोश ऐसे ही बैठी रही। दूसरी ओर वीएस बिला में विवेक जब कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर नीचे आया तो उसने देखा कि अवनी वही जमीन पर बैठी ही सो रही है। उसने एक नजर देखा और वहां से किचन के तरफ चला गया और खाने के लिए कुछ बनाने लगा। टोमेटो, प्याज, ग्रीन चिल्ली और कुछ सब्जियां काट कर रख दिया। एक तरफ चावल को धोकर पकने के लिए रख दिया। काम के बीच में कभी कभी अवनी को भी देख रहा था और अगली ही पल में उसकी नजर फेर लिए और फ्राइडे राइस बनाने में लग गया। तभी काम करते करते उसका हाथ अचानक से वहीं रुक गया और अचानक से उसकी आंखों में अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देने लगी। उसको पता चला गया कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसने हर तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर अवनी पर पड़ी, जो बैठी बैठी सो रही थी। उसके पास एक लंबा सांप को बैठा हुआ पाया। विवेक ने जब ये देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ ली और वो बिना आवाज किए ही धीमी कदमों के साथ अवनी के पास चला आया और उसको धीरे से अपने गोद में उठाने लगा। लेकिन इसके बीच ही अचानक से ही उसकी आंख खुल गई। सामने विवेक को देख गुस्से में चैलना शुरू कर दिया। आपकी इतनी हिम्मत कि दोबारा मुझे छुए? आपको एक बार कहने से अक्ल नहीं आती? आपको क्या समझ के रखा है मुंह? आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर विवेक के आंखों पर पड़ी, जो लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। ये देख वो कांपने लगी। उसकी आगे की शब्द उसके गले में ही रह गई, लेकिन उसे अजीब तब लगा जब उसकी नजर उसकी ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर थी। उसके नजर का पीछा किया तो सामने इतना बड़ा सांप को देखकर वो झट से विवेक की गले को कसकर पकड़ ली। विवेक अवनी को अपने बाहों में पकड़कर ही रखा था। अवनी की हलचल से वो सांप एकदम से अवनी पर झपट पड़ा। इससे पहले सांप अवनी को डस पाता, विवेक ने झट से अवनी को एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर गले से लगा लिया और दूसरी हाथ से सांप को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरने लगा। अभी तक अवनी अभी भी विवेक को गले से पकड़ के रखा था और एक ही झट से उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अवनी अभी भी कांप रही थी।
अवनी को देख उसे देखता ही रहा, लेकिन जल्दी ही रिएक्ट करते हुए बोला, अब तुम छोड़ सकती हो मुझे। लेकिन अवनी डर के मारे अभी विवेक के सीने में ही काम रही थी। जब उसने विवेक की आवाज सुनी वो धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे भयानक सांप दिखाई नहीं दिया तो एक राहत की सांस छोड़ी और विवेक को देखकर झट से दूर हो गई, लेकिन उसका पैर सोफे से टकराने से पीछे की ओर गिरने लगी, लेकिन वो नीचे गिर पाती हवा में लटकने लगी, क्योंकि विवेक ने अवनी की नजर आए बिना ही और उसे छुए बिना ही अपनी हाथों की पौव से उसे धीरे से नीचे उतरते हुई सोफे पर लेटा दिया। ये देख वो एक बार फिर हैरान थी। विवेक अब नॉर्मल में आ चुका था और किचन की तरफ चला गया और अपना बना हुआ खाने को लेकर डाइनिंग टेबल रख दिया और अकेले बैठकर खाने लगा। लेकिन अवनी उसने बिना उसकी तरफ देखे ही वही सोफे पर ही सो गई। ये देख विवेक हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे मुझे लगा कि मुझे खाते हुए देख उसको भी भूख लगेगी और अपने आप आकर बैठकर खाने लगेगी, लेकिन ये तो मुंह फेर कर सो गई और फिर सोच को दिमाग से झटका कर अपना खाना को खत्म करके सोने चला गया। सुबह रोज की समय पर ही आज भी अवनी नींद से जाग गई। उसने अपने आंखों को मलते हुए उबासी लेते हुए उठी और वहां से उठकर टॉवल को लेकर बाथरूम में चली गई। अभी भी उसकी आंखों में नींद थी, जिसे वो आसपास के नजारा नहीं देखी थी। सामने सोफे पर बैठा विवेक अवनी की हर एक हरकत को देख रहा था। कुछ ही पलों में अवनी अचानक दरवाजा खोलकर बाहर आई और यहाँ वहां देखने लगी, क्योंकि उसकी कमरे का बाथरूम तो इतना बड़ा आलीशान तो नहीं था। उसने बाहर आकर हर तरफ देखने लगी। उसे याद आया कि कल क्या हुआ, और उसने तो सोफे पर ही सो गई थी, तो फिर यहाँ कैसे। अब उसके चेहरे पर बदलती हुई एक्सप्रेशन को विवेक नोटिस कर रहा था और अवनी ये सब याद करके उसका चेहरा लटक गया। विवेक का कमरा ही एक राजा की तरह बड़ा और आलीशान था। हर एक चीज परफेक्ट जगह पर रखी हुई थी, लेकिन इतना बड़ा आलीशान विला में एक भी नौकर नहीं था तो एक तेंदुआ, लेकिन अवनी को इसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं। विक्रम के ऑफिस में अमेलिया विक्रम के सामने बैठी हुई थी। आज उसका दिल भारी लग रहा था, क्योंकि कल की बात ही उसके दिमाग में से नहीं जा रही थी। विक्रम बोला, मैं जानता हूं कि तुम कल की बात लेकर बैठी हो। अमेलिया रिलैक्स, अवनी को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि उस दिन विवेक ने जो हरकत की है माफी की लायक नहीं है, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि विवेक अवनी से शादी क्यों की है। विक्रम के ऑफिस में अमेलिया विक्रम के सामने बैठी हुई थी। आज उसका दिल भारी लग रहा था, क्योंकि कल की बात ही उसके दिमाग में से नहीं जा रही थी। विक्रम बोला, मैं जानता हूं कि तुम कल की बात लेकर बैठी हो। अमेलिया रिलैक्स, अवनी को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि उस दिन विवेक ने जो हरकत की है माफी की लायक नहीं है, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि विवेक अवनी से शादी क्यों की है। नहीं विक्रम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। वो अभी बहुत छोटी है विक्रम, अमेलिया परेशान होते हुए बोली। तुम परेशान मत हो, विक्रम ने कहा। दूसरी तरफ अवनी विवेक के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं यहाँ कैसे आई। ये सुन विवेक कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। ये देख अवनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मैं यहाँ कैसे पहुंची। विवेक बेपरवाह से बोला, मुझे क्या पता, जब मैंने सुबह देखा तो तुम तो मेरे बेड पर ही आकर सोई हुई थी। ये सुन अवनी बस उससे ही घूरे जा रही थी। विवेक ने देखा तो वो अपने नजरें फेर कर वहां से जाने लगा, तो अवनी थोड़ी गुस्से में बोली, रुकिए। विवेक चलते चलते रुक गया और बिना पीछे ही मुड़े ही ऐसा ही खड़ा रहा। अवनी उसके पास आते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आई। विवेक अवनी की तरफ मुड़कर उसे ही देखने लगा और उसके करीब जाने लगा। ये देखा अवनी को तो मानो सांसें वही अटक गई हो और जल्दी ही में हकलाते हुए बोलने लगी, हो सकता है मैं ही खुद आ गई हो। इतना कहकर वो साइड बाथरूम के अंदर भाग गई। अवनी को ऐसे भागते हुए देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई और वहां से बाहर आ गया और सीधे वनराज के पास गया। वनराज और कोई नहीं बल्कि तेंदुआ का नाम ही वनराज था। वनराज वही जंगल में ही रहता था। विवेक वनराज के लिए ही 50 एकड़ जमीन खरीदी कर लिया था। विवेक सीधे वनराज के जंगल में चला गया। विवेक की कदमों की आहट जैसे ही तेंदुआ के कानों में पड़ी, उसके कान फड़फड़ाने लगी और एक सेकंड बिना देर किए ही वो विवेक की तरफ भागने लगा। इतना तेज भाग रहा था कि हवा की झोंके भी पीछे छोड़ रहा था और एकदम से विवेक की तरफ भागने लगा। जब उसकी नजर विवेक पर पड़ी तो लंबे रास्ते से छलांग मारा और सीधे विवेक ऊपर झापड़ पड़ा। अगर वह दूसरा कोई भी इंसान खड़ा होता तो वही हार्ट अटैक से मर ही जाता। विवेक ने जब वनराज को देखा तो दोनों खुशी से जमीन पर उलट पुलट करने लगे। विवेक उसे अपने हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और उससे कहने लगा,
वनराज पता है, मैंने शादी कर ली है। ये सुन वनराज घुरहाने लगा, मानो वो कह रहा हो कि मुझे इनवाइट किए बगैर ही शादी कर ली हो। वनराज की ऐसे घुरहाना विवेक अच्छे से समझ गया और वो हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, आई एम सॉरी। पता है, अब वो हमारे ही घर में है। ये सुन वनराज अपनी दुम हिलने लगा। ये देख विवेक वनराज को चूमते हुए कहा, तुम ही तो हो मेरा सब कुछ, दोस्त, परिवार, सब कुछ। उसकी ऐसे बात सुन वनराज उसे चाटना शुरू कर दिया। विवेक थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, वनराज, जब मैं ना रहना तो तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि फिलहाल हमारे दुश्मन को तो पता भी नहीं है, इसलिए सब शांत है। अगर पता चल गया ना तो कि भाभी का जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुन वनराज कभी गुस्से में घुरहा होता तो कभी दुम हिलता, कभी यहाँ वह उछलता रहा था। और आगे कहा, चलो घर चलते हैं। मुझे पता है तुम्हारी भाभी तुझे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाएगी, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना। मेरे साथ जो हरकत करता है ना, वैसा तो बिल्कुल भी मत करना, समझे। वो दोनों ऐसे जा रहे थे जैसे कोई अपना साथी के साथ जा रहा हो। विवेक थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, वनराज, जब मैं ना रहना तो तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि फिलहाल हमारे दुश्मन को तो पता भी नहीं है, इसलिए सब शांत है। अगर पता चल गया ना तो आपकी भाभी का जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात सुन वनराज कभी गुस्से में घुरहा होता तो कभी दुम हिलता, कभी यहाँ वो उछलता रहा था। और आगे कहा, चलो घर चलते हैं। मुझे पता है तुम्हारी भाभी तुझे देखकर डर के मारे बेहोश हो जाएगी, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना। मेरे साथ जो हरकत करता है ना, वैसा तो बिल्कुल भी मत करना, समझे। वो दोनों ऐसे जा रहे थे जैसे कोई अपना साथी के साथ मिलकर जा रहा हो। यहाँ अवनी तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा कि विवेक डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था। अवनी को तो भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन विवेक को देखकर नाश्ता को इग्नोर करके बाहर की ओर जाने लगी। विवेक बस उसे जाता हुआ देख रहा था। अवनी जब बाहर आई, उसके कानों में एक जानवर दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसे अवनी जाते जाते वहीं पर ही जम गई। उसने हर तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि कोई भ्रम होगा, इसलिए फिर से आगे बढ़ी। एक बार फिर से दहाड़ने की आवाज आई। ये सुनकर अवनी अब पहले से भी ज्यादा डरने लगी। उसने यहाँ वह देखा तो एक पेड़ के नीचे तेंदुए को देख उसका हाथ पैर कांपने लगे। उसने बिना देर किए ही उसने अंदर की तरफ भागी। उसने विवेक को पकड़कर घबराहट से कहने लगी, वहाँ तेंदुआ है। उसने यहाँ वो देखा तो एक पेड़ के नीचे तेंदुए को देख उसका हाथ पैर कांपने लगे। उसने बिना देर किए ही उसने अंदर की तरफ भागी। उसने विवेक को पकड़कर घबराहट से कहने लगी, वहाँ तेंदुआ है। ये देख विवेक ने एक नजर अवनी को देखा, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। ये देख अवनी और ज्यादा गुस्से में आ गई और फिर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई और फिर उसने बाहर की तरफ जाने लगी और विवेक बस उसे जाते हुए देखता रहा। वो देखना चाहता था कि अवनी अगला कदम क्या उठाने वाली है। जब उसने देखा कि वही बाहर का हाल में रखा हुआ लैंडलाइन फोन से अमेलिया को कॉल करने लगी। वो फोन डेड था। ये देख अवनी गुस्सा, डर, मिक्स एक्सप्रेशन सब उसके चेहरे पर उभर कर आ रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और बिना देर किए ही वो इतनी तरस से वो वहां से भागी कि मानो उसके अंदर कोई तूफान समा गई हो या खुद तूफान ही हो। बिना पीछे मुड़े ही वो आगे ही भागे जा रही थी। ये देख विवेक और पेड़ के नीचे बैठ तेंदुआ यानी वनराज दोनों ही हैरान थे। वनराज अवनी की पीछे भागने ही वाला था कि विवेक उसे एक उंगली से रोक दिया। ये देख वनराज भी चुपचाप वहीं पर ही खड़ा रहा। अवनी जब बहुत दूर तक बहकर आ गई है, वो यहाँ वहां देखने लगी। उसे यकीन हुआ कि पीछे कोई भी नहीं और साथ ही आसपास कोई भी नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेकर वह से आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वो आवाज विवेक की थी। जब अवनी पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन विवेक हंसने लगा और बोला, मेरे जगह पर मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ भागी जा रही थी? मुझे कॉलेज जाना था, अवनी कहा। ये सुन विवेक का मुंह खुला का खुला रहा गया और हैरानी से बोला, सच में? बाहर एक भयानक तेंदुआ है, फिर भी तुम कॉलेज जा रही थी? वाह, मुझे नहीं पता था कि तुझ में इतनी हिम्मत भी है। अगर वो तुझे खा जाता तो क्या करती? अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता, कम से कम तुम्हें पीछा तो छूट था। जब अवनी ने ये कहा तो विवेक को तेज गुस्सा आ गया। बिना सोचे समझे उसने अवनी को कसकर पकड़कर किस करने लगा। ये देख अवनी की आंखें फैल गई और कुछ देर में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने विवेक को मुक्के से मारने लगी। विवेक को तो उसकी मुक्के से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब अवनी को सांसें लेना मुश्किल होने लगा।
विवेक को एहसास हुआ कि अवनी को तकलीफ हो रही है। उसने अपनी होठों से अलग करते हुए बोला, याद रखना, तुम इस जन्म में कभी भी मुझसे दूर नहीं भागोगी तुम, और बेकार का भागना बंद कर दो। मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही थी, अवनी ने दांत भींचते हुए बोली तो विवेक फिर से हंसने लगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला, बस एक व्हीसल बजाई। तभी एक दहाड़ की आवाज आई। ये सुन अवनी वही जम गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वनराज तेजी से भागकर उसकी ओर ही आ रहा था। ये देख अवनी घबराहट से झट से विवेक की बाहों में आ गई, जिसे विवेक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखर गई। यहाँ खड़े होकर यहाँ क्या कर रहे हो, भागो, वो हमें खा जाएगा, अवनी चिल्लाते हुए बोली। तभी विवेक भी कुछ सोचकर वो भी वहां से भागना शुरू कर दिया। ये देख अवनी बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसे उठाकर इतना तेज भाग रहा था कि जैसे उसकी गोद में अवनी नहीं कोई छोटा सा खिलौना हो। लेकिन अवनी उसकी ताकत से परे अनजान थी। उस दिन सांप की इंसिडेंट विवेक उसकी दिमाग में से निकल दिया था, जिसे उसे उस दिन का इंसिडेंट के बारे कुछ याद नहीं था। विवेक भागकर अवनी को लेकर घर में आ गया। वही वनराज चुपचाप वही नीम के पेड़ के पीछे जाकर सो गया। दूसरी तरफ एमेलिया एक्सिबिशन हॉल में बैठकर सबके साथ मीटिंग कर रही थी। आज उसका 2 लाख मिलियन डॉलर का सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर दिया था। सामने अधेड़ उम्र का 2 आदमी अमेलिया के सामने बैठे हुए थे। ड्रगलिंक कंपनी के सीईओ मिस्टर लैंडो और उसके पार्टनर मिस्टर एक्सेल दोनों ही बैठे हुए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ी खजाना मिल गई हो। अमेलिया उन्हें कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाकर दे दी थी, जिस वजह से वो खुश थे। मिस अमेलिया, रियली यू आर अमेजिंग। अपने इतने कम समय में इतना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर बनाकर दिया है तो सच में यू आर टू गुड मिस अमेलिया। आपकी सॉफ्टवेयर से बहुत ही खुशी मिली है। एक्जैक्टली हमें ऐसे ही सॉफ्टवेयर की उम्मीद थी, और गए भी ऐसा ही काम अच्छे से चलता रहेगा, ड्रगलिंग कंपनी के सीईओ मिस्टर लैंडो ने कहा। यस मिस्टर लैंडो, एंड थैंक यू, आपको सॉफ्टवेयर पसंद आए। मुझे भी खुशी होगी कि आगे ऐसे ही काम चलता रहे। ओके मिस अमेलिया, अब हम चलते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिस्टर लैंडो ने हंसे हुए और बड़े ही इज्जत के साथ अमेलिया को शेक हैंड किया और वहां से चले गए। तभी अमेलिया को अचानक उसके सामने फ्यूचर दिखाई दी, जिसे वो अपनी आंखें बंद कर ली। एक दो बार उस इंसिडेंट को देखा तो वो एकदम से हैरान हो गई। उसके मुंह बस इतना ही शब्द निकला था, मिस्टर लैंडो। अमेलिया ने देखा कि मिस्टर लैंडो की गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट होने वाली है। उसमें बस मिस्टर लैंडो की ही मौत होने वाली थी। ये देख अमेलिया बिना देरी किए ही उसने सबकी ओर नजरें दौड़ाई, तो उनके एम्प्लॉय सब कामों में बिजी थे। उसने जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। उसने बिना देरी किए ही अपनी पावर आइज यानी एक्स-रे विजन से स्कैन करने लगी। जब उसकी आंखें मिस्टर लैंडो को देखा तो वो गाड़ी के पास जा रहे थे। उसने जल्दी अपनी हाथों की शक्तियों को इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि वो अभी भी बहुत ऊपर थी और मिस्टर लैंडो अपने गाड़ी के बहुत पास। वक्त ना होने के वजह से उसने अपनी हाथों की यानी हथेलियों से पावर को इस्तेमाल करने लगी, जिसे लिफ्ट एकदम तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। अमेलिया के पास तेज हवा, तेज पानी और तेज आग को रोकने की शक्ति थी, लेकिन वक्त को नहीं। अमेलिया अपनी पावर को कंट्रोल में लेकर लिफ्ट को रोक दिया और तेजी से बाहर आ गई। मिस्टर लैंडो 5 कदम पर ही दूरी पर ही थे, और वो बिना देरी किए ही अपना सुपर फास्ट का इस्तेमाल करके मिस्टर लैंडो अपने तरफ खींच लिया। जैसे वो खींची थी उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। ये सुन और देखकर सब लोग हैरान और डर के मारे वहां से भागने लगे। अच्छी बात ये थी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा लोग नहीं थी, और दूसरी बात ये थी कि वो गाड़ी मिस्टर लैंडो के ड्राइवर पहले से ही पार्किंग एरिया से बाहर लाकर खड़ा करके वॉशरूम के लिए चला गया था, जिस वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी और ज्यादा कोई धमाका नहीं हुआ। वही मिस्टर लैंडो ने ये देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया और खुद के बारे में छोड़कर पहले अमेलिया के बारे में पूछने लगा। मिस अमेलिया, आर यू ओके? मिस अमेलिया, यस मिस्टर लैंडो, आई एम ओके, डोंट वॉरी। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी है ना? अमेलिया अपने यूनिफॉर्म को धूल को झाड़ते हुए पूछा। जब ब्लास्ट हुआ था वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से दूर जाकर गिरे थे, जिस वजह से उनके हाथ और माथे पर हल्का सा स्क्रैच आ गया था। ऑफिस काम कर रहे कृष्णा, रामू, नंदेश, गोपी ये आवाज सुन तेजी से भागकर अमेलिया के पास आ गए। अमेलिया, तुम ठीक हो? कृष्णा ने घबराते हुए पूछा। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वॉरी, अमेलिया उन्हें शांत कराते हुए बोली। मिस्टर लैंडो, मुझे लगता है आपको आज एक दिन यही रुक जाना चाहिए। आज आप वापस कनाडा जाना ठीक नहीं है, अमेलिया ने कहा। तो लैंडो भी मान गए। वो भी इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो भी एक बार में ही मान गए थे।
ये सुन अमेलिया तुरंत सिंह सेवन स्तर रेस्टोरेंट में मिस्टर लैंडो के लिए कमरा बुक करवा दिया। वो रेस्टोरेंट विक्रम का ही था, एकदम आलीशान। वहां ज्यादातर वीवीआईपी ही लोग आते थे। मिस्टर लैंडो, मैंने आपके लिए सिंह सेवन स्टार रेस्टोरेंट में रूम बुक करवा दिया है। आप वहां रुक सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहां के सिक्योरिटी फुल टाइट रहती है, अमेलिया बोली। थैंक यू मिस अमेलिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और आई एम सॉरी, मेरे वजह से ये सब हो गया। आई एम सो सॉरी, मिस्टर लैंडो बोले। अरे नहीं मिस्टर लैंडो, आप हमारे मेहमान हैं, आपको ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, अमेलिया जवाब दी। थैंक यू मिस अमेलिया, मिस्टर लैंडो ने अमेलिया थैंकफुली से कहा। सच में मिस्टर लैंडो अमेलिया के बहुत आभारी था, इतना बड़ा हादसा से बचाया था। अमेलिया उन्हें लेकर रेस्टोरेंट जाने से पहले पहले यहाँ का मैटर को देखना था, और मिस्टर लैंडो भी अमेलिया के साथ रुक गए। वो भी यही चाहता था कि यहाँ का सारा मैटर को सुलझाने के बाद ही वो रेस्टोरेंट जाए। तब तक पुलिस भी आ गए और साथ ही विक्रमादित्य भी आ गया। वहां का नजारा देख वो भी एक पल के लिए दंग रह गया और जल्दी से जाकर अमेलिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, कहीं उसे चोट ना लग जाए। उसने देखा कि पुलिस आते ही वहां का सारा जांच पड़ताल कर रही है। ये देख वो अमेलिया से पूछा, तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? मैं ठीक हूँ विक्रम, अमेलिया उसे दिलासा देते हुई बोली। विक्रम ने मिस्टर लैंडो के पास गए और उनको भी वही सवाल करने लगा, मिस्टर लैंडो आप ठीक तो हैं ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? Here Mr. Singh, how are you man? And don't worry, I am fine, absolutely fine, मिस्टर लैंडो ने विक्रम को शेक हैंड करते हुए बोला। या I'm good मिस्टर लैंडो, वैसे ये सब कैसे? विक्रम ने जली हुई गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये देख मिस्टर लैंडो ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वैसे आप भी जानते होंगे कि मेरा कितने दुश्मन है, पता नहीं कौन किया होगा, लेकिन मुझे इस बात से हैरान हूं कि इंडिया में भी मेरे दुश्मन हो सकता है क्या? ये सुन विक्रम ने कहा, डोंट वरी मिस्टर लैंडो, हम इन सब का पता लगवा लेंगे। मिस्टर लैंडो ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर विक्रम से कहा, हमने पूरी जांच कर ली है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इस गाड़ी यहाँ से पुलिस स्टेशन को ले जाएंगे, एक और बार फिर इसे अच्छे से जांच करके इन्वेस्टिगेट करेंगे सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।